बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स क्लास 9 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। हमने स्टार्ट किया हुआ था जी जनाब यूनिट नंबर 13 और हम पहुंच चुके थे थ्योरम नंबर 13.2 कंप्लीट हो चुका था हमारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 13.3। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं एक हेडिंग दी हुई है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। आपको याद होगा मैंने हमेशा बताया है कि जब भी थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर कोई नाम होगा तो आपको एग्ज़ाम्स में ये स्टेट एंड प्रूव के नाम से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपने मेंटली प्रिपेयर ही रहना है कि वो कह सकता है कि स्टेट भी खुद करो, इसकी स्टेटमेंट भी खुद बताओ और इसको प्रूव भी खुद करें। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहता है। इनइक्वालिटी यानी इसमें लेस ग्रेटर के साइंस यूज़ होंगे, इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई स्टेटमेंट होगी ऐसे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ आ गया। स्टेटमेंट को ब्रेक कर दें गिवन और टू प्रूव के लिए। इससे सारा पहले जितना भी है ये सब हमें गिवन है और इसके बाद जो कुछ भी है वो हमें प्रूव करना है। अब क्या गिवन है ज़रा इसको पहले समझ लें। कहते हैं जी कि एक ट्रायंगल है, उसकी कोई सी दो साइड्स, एनी टू साइड्स, कोई सी दो साइड्स की लेंथ्स का सम यानी एडिशन। किसी भी ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स की लेंथ्स का सम, ये सब आपको गिवन है। इस चीज़ को आप इंटरप्रेट करेंगे गिवन में। अब प्रूव क्या करना है, वो सम क्या है। कहता है दैट इज़ ग्रेटर देन, वो बड़ा है, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड से। यानी अगर ए बी और ए सी को ऐड किया जाए, यानी इनकी लेंथ्स को ऐड किया जाए तो वो बड़ी होगी इस बी सी से, या ए बी और बी सी का सम बड़ा होगा ए सी से, या फिर ए सी और बी सी का सम ग्रेटर होगा ए बी से। ठीक हो गया जी। ये आपको प्रूव करना है। आप देख सकते हैं जो कुछ अभी मैंने बोला है ये सब टू प्रूव में ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए बी और ए सी का सम ग्रेटर है बी सी से, ए बी और बी सी का सम ग्रेटर है ए सी से, ए सी और बी सी का सम ग्रेटर है ए बी से। आपको तीनों की तीनों प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक इनइक्वालिटी प्रॉपर तरीके से प्रूव कर दें तो बाकी दो के लिए आप कह सकते हैं कि इसी तरीके से बाकी भी प्रूव की जा सकती हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। उसके पास जो फर्स्ट वाली ए बी और ए सी का सम ग्रेटर है बी सी से, इसने इसी को लिया है और इसी को प्रूव किया है। अब देखते हैं कि उसने किस तरह से प्रूव किया है। ठीक है, गिवन में क्या है जी, आपने एक ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कराना है। वो कहता है अ ट्रायंगल ए बी सी। अब उसमें दो साइड्स की लेंथ्स का सम, आप साइड्स को भी इंट्रोड्यूस करा लें, वेयर ए बी एंड ए सी एंड बी सी आर इट्स साइड्स, इस तरह से बोल दें। और अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी अ ट्रायंगल ए बी सी कहना काफ़ी होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल का नाम ए बी सी है तो लाजमी बात है यही तीनों इसकी साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं जी अपनी कंस्ट्रक्शन पे। अच्छा, मैंने कहा ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को प्रूव करने जा रहा है, यानी अब ये प्रूव करेगा ए बी और ए सी का सम ग्रेटर है बी सी से। उसके लिए वो क्या करता है, देखिए फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल बनी हुई है और आप देख सकते हैं एंगल ए को उसने बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी हाफ में से डिवाइड किया हुआ है। और ये ए डी लाइन जो है वो बाइसेक्टर के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ की गई है, जिसमें एंगल 1 और 2 उसके पास दो एंगल्स आ गए हैं जो कि इक्वल इन मैयर आ जाएंगे, क्योंकि ए डी एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। और सामने जो एंगल्स बन रहे हैं उसने उसको 3 और 4 नाम दे दिया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कंस्ट्रक्शन में आप नोट कीजिए कि उसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है और वो कह रहा है कि लेट द बाइसेक्टर मीट्स बी सी एट पॉइंट डी, और ये बाइसेक्टर ए डी मीट कर रहा है इस साइड बी सी को डी पॉइंट पे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाली ही इनइक्वालिटी को प्रूव करें। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं जी हम सेकंड इनइक्वालिटी को प्रूव करने जा रहे हैं, यानी ए बी और बी सी का सम, ए बी और बी सी का सम
इन दोनों साइड्स का सम ग्रेटर है ए सी से, अगर वो ये प्रूव करने जा रहे हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन में उन्हें बी एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। और जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं जी मैं ये थर्ड इनइक्वालिटी प्रूव करना चाहता हूँ कि ए सी और बी सी का सम ए बी से बड़ा है, यानी ए सी और बी सी का सम ए बी से बड़ा है, तो फिर वो एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कि आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम्स में, ये स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो जाती हैं जिससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन फिर भी उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं जो कि वो उससे प्रूव ही नहीं होता। कह रहे होते हैं वो यहाँ पे आप कोई भी इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट वाली करनी है, बस कोई सी भी एक कर ले, ठीक है। यहाँ बुक वाला फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूव करता है और अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से प्रूव करता है। ठीक हो गया जी, इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। कहते हैं जी कि जब ये बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ ए डी बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ तो एंगल ए को, पूरे एंगल ए को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 मेजरमेंट में इक्वल हैं। दैट्स वाई वो कहता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। दोनों की मेजरमेंट सेम है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता है। क्या रीज़न है जी? रीज़न ये है कि एंगल ए को ए डी ने बाइसेक्ट कर दिया था, तो बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। ओके, आगे कहता है बट एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से बड़ा है। कैसे बड़ा है? ये है एंगल 3 और इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है एंगल 1। रीज़न देता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कि ये जो एंगल 3 है ये एक्सटीरियर है, बाहर मौजूद है। किसके? ट्राइंगल ए बी डी के, ए बी डी के। यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, 3 को ही कह रहे होते हैं कि ये एक्सटीरियर है यानी बाहर मौजूद है, और ट्राइंगल का नाम ए सी डी बोल रहे होते हैं। 3 एंगल तो ए सी डी के अंदर मौजूद है, बाहर तो नहीं है, तो इसको ध्यान से लिखना है। 3 एंगल बड़ा है 1 से क्योंकि 3 एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ए बी डी ट्राई एंगल के। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे ज़रा सा पॉज लें और एक्सटीरियर एंगल को ज़रा अच्छे से समझ लें। ट्राइंगल है ए बी डी, इस ट्राइंगल के बाहर तो एंगल 2 भी आ रहा था, लेकिन 2 एंगल इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर नहीं बन रहा। सिर्फ बाहर का एंगल का मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी बाहर एंगल हो। एक्सटीरियर एंगल के लिए ये शर्त है वो इस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल अब ये ट्राइंगल ए बी डी का मैं एक्सटीरियर एंगल बनाने जा रही हूँ, तो इसकी कोई सी एक साइड की एक्सटेंशन, अभी ये बी डी की एक्सटेंशन है जिसमें बाहर एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। मैंने कहा 2 एंगल एक्सटीरियर नहीं है, क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल की एक साइड है जी ए डी, ना ये इस तरफ एक्सटेंड हुई है ना इस तरफ एक्सटेंड हुई है, तो 2 एंगल बनने वाला कहीं और किसी और रे के साथ मिल के बन रहा है, इसलिए ये एक्सटीरियर नहीं है। इसी तरीके से इसकी एक साइड ए बी भी है, अब ये भी एक्सटेंड ना इस तरफ ना इस तरफ हुई है, तो बाहर बनने वाला एंगल 2 नहीं था यहाँ पे भी, इसलिए ये 2 एंगल एक्सटीरियर नहीं है। 3 इसलिए एक्सटीरियर था कि बी डी एक साइड थी इसकी और ये आगे एक्सटेंशन में बाहर एक एंगल बन रहा है, सो दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता, वो किसी भी बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर मान रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। एक तो पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 एक्सटीरियर है तो किसका एक्सटीरियर है, ए बी डी का एक्सटीरियर है, यानी 3 बाहर है ए बी डी के। तो ये गलती नहीं करनी 3 बाहर है ए सी डी के कहकर, 3 तो अंदर है ए सी डी के। ठीक है जी, चलिए, होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई है। कहते हैं अगर 3 एंगल बड़ा है 1 से क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब है देयरफॉर, दिस इज़ अ सिंबल फॉर देयरफॉर एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। फिर तो ये 2 से भी बड़ा है। 3 बड़ा है 1 से क्योंकि एक्सटीरियर है, तो फिर तो 3 2 से भी बड़ा होगा क्योंकि 1 और 2 फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इक्वल है। अगर 3 1 से बड़ा है तो फिर 3 लाजमी बात है 2 से भी बड़ा है। 3 2 से इसलिए नहीं बड़ा कि एक्सटीरियर है, ठीक है। 3 और 2 दोनों एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं।
3 1 से बड़ा है, बस यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। 2 से इसलिए बड़ा है क्योंकि 1 और 2 की मेजरमेंट सेम है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके जी, डायग्राम मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है क्योंकि हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अब वो कह रहा था कि 3 एंगल तो 2 से भी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 13.1 और 13.2 थ्योरम्स में हमने ये सीखा कि बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड होती है, छोटे एंगल के अपोजिट छोटी साइड होती है। या हमने ये सीखा कि बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल और छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल होता है, ठीक है। अब जब हमने ये कह दिया कि एंगल 3 बड़ा है 2 से, इसका मतलब है, अब आप ज़रा इस ट्रायंगल को ACD ट्रायंगल को कंसीडर करें, और जो मैं बात कर रही हूँ कि बड़ा एंगल 3 है, तो बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड आ रही है वो AC है, इसका मतलब है ये साइड बड़ी है। 3 किससे बड़ा है? 2 से, इसका मतलब है 2 के अपोजिट जो साइड आ रही है CD वो छोटी है। बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड है, छोटे एंगल के अपोजिट छोटी साइड है। इसका मतलब है AC इज ग्रेटर देन CD और DC। ठीक है जी। इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, दिस implies दैट AC इज ग्रेटर देन CD। ठीक है, ये कह रहा है दिस implies दैट AC इज ग्रेटर देन DC। और रीज़न वही है कि साइड अपोजिट टू द बिगर एंगल, जो बिगर एंगल है, बड़ा एंगल है, उसके सामने बड़ी साइड है। अच्छा, इसी तरीके से अब फिर सारी बात हम 4 एंगल के बारे में करेंगे। अभी हमने जो कुछ भी कहा 3 के बारे में कहा कि 3 बड़ा है 1 से, 3 एक्सटीरियर है इसलिए 3 2 से भी बड़ा होगा। अब यही सारी बात ज़रा मैं एंगल 4 के लिए बोलने जा रही हूँ। यहाँ तक जो भी उसने बोला AC बड़ा है DC से, इसको एक इक्वेशन का नाम दे के स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, ये तो हमें पता है क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ कंस्ट्रक्शन में तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो अब वो ये कहता है कि 4 एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये है। अब इस ट्रायंगल में 4 एंगल बड़ा है 2 से। अब 4 एक्सटीरियर है, बाहर है, किस ट्रायंगल के? ACD ट्रायंगल के बाहर मौजूद है। अब ABD नहीं कहना। और क्यों मौजूद है? फिर वही बात, एक्सटीरियर। कैसे एक्सटीरियर? ये देखें, ये ACD ट्रायंगल है और CD की साइड एक एक्सटेंड की गई है और वहाँ पे एक एंगल बाहर बन रहा है, वो 4 है। तो 4 बड़ा है 2 से बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर है? ट्रायंगल ACD का। ठीक है, और अगर 4 बड़ा है 2 से तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बड़ा है 1 से भी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 कॉन्ग्रेंट है। ठीक हो गया। अब फिर वही बात कीजिए, ABD ट्रायंगल के अंदर ज़रा कंसिडर करें, हम कह रहे हैं 4 बड़ा है 1 से, अभी अभी हमने बात की। तो फिर वही बात कि बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड और छोटे एंगल। अब आप इस ट्रायंगल को भूल जाएं और इस ट्रायंगल ABD को कंसिडर करें, ठीक है, जिसमें 4 एंगल हम कह रहे हैं बड़ा है। तो 4 की अपोजिट साइड आ रही है AB, इसका मतलब है AB साइड बड़ी है। 1 एंगल छोटा है तो 1 की अपोजिट साइड आ रही है BD, इसका मतलब है 1 छोटा है तो BD B साइड छोटी होगी। इफ 4 इज ग्रेटर देन 1 then it means that 4 के अपोजिट जो साइड है AB is greater than BD. This implies that AB is greater than BD. ठीक है, वहाँ पे ऊपर थर्ड इक्वेशन में हमने रिजल्ट निकाला कि AC बड़ा है DC से। अब हमने रिजल्ट निकाला कि AB बड़ा है BD से। इक्वेशन 3, सॉरी, इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज इनइक्वालिटी। ग्रेटर और लेस का साइन यूज़ हो रहा है, इक्वल का साइन नहीं यूज़ हो रहा। थर्ड इनइक्वालिटी और फोर्थ इनइक्वालिटी को ऐड किया जाए तो जिस तरह नॉर्मली हम एडिशन करते हैं वैसे ही करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है। तो AC ऐड होगा AB में। तो क्या कहते हैं? एडिंग इनइक्वालिटी 3 and 4, AC प्लस AB, AC प्लस AB या AB प्लस AC, दोनों का कॉमन साइन है जी ग्रेटर, आप ग्रेटर का साइन लगा लें। और फिर राइट हैंड साइड्स ऐड होंगी, DC और BD ऐड हो जाएगी। ये देखें, DC और BD ऐड हो रही है। रीज़न क्या है? एडिशन।
एडिंग इनइक्वालिटी 3 एंड 4। अब आप ज़रा फिगर को देखें। फिगर में बी डी और सी डी की एडिशन क्या बन रही है? बी डी सी डी, दिस इज बी डी एंड दिस इज सी डी। बी डी का सेगमेंट और सी डी का सेगमेंट ऐड होके टोटल बी सी सेगमेंट के इक्वल है। इसको कहते हैं सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। ठीक है, तो रीजंस में आप लिख सकते हैं सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, जबकि यहाँ पे उसने सिर्फ रीज़न दी हुई है कि बी सी कैसे बी डी और सी डी के इक्वल है। हमने फिगर से देख लिया। तो हाँ, अगर ऐसा है बी डी और सी डी, तो फिर हम कह सकते हैं बी डी और सी डी की एडिशन अगर बी सी के इक्वल है तो नेक्स्ट इसी इक्वेशन को, इसी इनइक्वालिटी को दोबारा से लिखिए और बी डी और सी डी की एडिशन को रिप्लेस कर दें बी सी से, क्योंकि ये दोनों की एडिशन बी सी के इक्वल है। अब ज़रा इस स्टेटमेंट पे गौर करें। ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने कहा था पहली इनइक्वालिटी वो प्रूव करने जा रहा है कि ए बी और ए सी की एडिशन ग्रेटर है बी सी से, और यही उसको फर्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको वो प्रूव करने जा रहा था, यही उसको प्रूव करना था। अब बाकी दो को उसने प्रूव नहीं किया, बस सिर्फ ये कह दिया कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि जो स्टूडेंट्स बाकी साइड्स लेंगे तो वो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक हो गया जी। इट्स ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 13.3। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।